Good morning students. I welcome you all on the journey of UPSC CAPF. नमस्ते, जय हिंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं UPSC CAPF के इस जर्नी में, जहां हम और आप मिलकर UPSC CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के सपने को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि UPSC ने CAPF के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। नोटिफिकेशन किसी भी एग्ज़ाम का आप कह सकते हैं एक तरह का सोल होता है, जिसमें एग्ज़ाम की सारी बारीकियाँ, एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का सिलेबस और कट ऑफ और वैकेंसी, कितनी वैकेंसीज आई हैं, इन सब के बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन पढ़ें। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बात करते हैं, फिर उस एग्ज़ाम के PYQs के बारे में बात करते हैं, फिर उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, स्टैटिक बुक हो चाहे करंट अफेयर की बुक हो, उसको पढ़ते हैं। तो जो पहला स्टेप है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, वो है उसका नोटिफिकेशन पढ़ना। तो जैसा कि हम लोग CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो जो पहला कदम है वो है UPSC का द्वारा रिलीज़ किया गया 2025 का CAPF का नोटिफिकेशन, जो कि आज 5 मार्च 2025 को रिलीज़ किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इस नोटिफिकेशन की इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। इसके साथ साथ हम इन बातों पे भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम नज़र दौड़ाते हैं कि जो वैकेंसीज आई हैं वो टोटल कितनी आई हैं। तो अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 357, जो कि पिछली बार से थोड़ा कम तो है, पर अपने आप में ये बहुत अच्छा नंबर है और हमें तो एक सीट से मतलब है। तो 357 इज़ द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बिकम असिस्टेंट कमांडेंट इन CAPF। तो BSF में 24 वैकेंसीज हैं, CRPF में सबसे ज़्यादा 204 वैकेंसीज हैं, CISF में 92 वैकेंसीज हैं, ITBP में 4 वैकेंसी है और SSB में 33 वैकेंसी है। तो जो 5 CAPF की फोर्सेस हैं जिसका एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट कराती है, उसमें ये वैकेंसीज आई हैं। और आपको ब्रीफली पता ही है कि कौन कौन सी फोर्सेस कहाँ कहाँ तैनात हैं, इसके बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। अगर मैं आपके सामने उसका खाका तैयार करूं तो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहाँ पे BSF की फोर्सेस हैं और BSF के लिए सीटें कितनी आई हैं, 24। जो CRPF है वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में ज़्यादा मदद करती है, चाहे नक्सलाइट्स मूवमेंट हो, उन सब में ज़्यादा मदद करती है। CISF जो है वो भी इंटरनल सिक्योरिटी में ज़्यादा काम आती है, क्योंकि ये जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन सारे जगहों पे रहते हैं। फिर ITBP है जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर है, ITBP। उसके बाद SSB है जो इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान के बॉर्डर पर है। और यहाँ पे क्या है, असम राइफल्स। तो असम राइफल का एग्ज़ाम UPSC नहीं करवाती है, बाकी जो 5 CAPF की फोर्सेस हैं उसका एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट कराती है। तो ये थी उसकी वैकेंसी। अब वैकेंसी देखने के बाद हम ये देखेंगे कि इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। तो आपको पता है कि जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है वो 5 मार्च को हुआ है। तो 5 मार्च से ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की डेट है वो 5 मार्च से लेकर 25 मार्च तक है। 5 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। उसके बाद 26 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक, कब से कब तक,
26 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। आपसे अगर फॉर्म के फिलअप के दौरान कोई गलती हो गई तो आप उस गलती को सुधार सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अमेंडमेंट कर सकते हैं। और 3 अगस्त 2025 ये डेट आपको अपने दिलो दिमाग में बिठा के रख लेनी है। हमेशा डेली इस डेट के बारे में सोचना है, क्योंकि यही हमारा डी डे है, यही हमारा वो दिन है जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होगा। तो 3 अगस्त 2025 टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम की, जिस दिन हमारा पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स तो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर सबसे पहले हम बात करें कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो एज लिमिट 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। 20 to 25 ईयर्स की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, और जो सर्विस में है एक्स सर्विसमैन उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। इन तीनों को एज रिलैक्सेशन है। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज का जो डोमेन है वो 20 to 25 ईयर्स है। उसके बाद जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर्स होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री। तो ये 2 एलिजिबिलिटी की कंडीशन है। और जो एक सबसे बड़ी कंडीशन है कि नेशनलिटी जो होनी चाहिए वो इंडिया की होनी चाहिए। सेक्स बोथ मेल एंड फीमेल इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडियन होने चाहिए, मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज का जो है पैमाना वो 20 से 25 साल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी का टेस्ट होता है जो हमारा पेपर 1 और पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो एक उसके बाद जो होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी का टेस्ट होता है। उसमें भी कुछ क्वालिफिकेशन आपको पूरी करनी पड़ती है। जैसे उसमें 100 मीटर की रेस होती है जिसको मेल्स को 16 सेकंड में और फीमेल को 18 सेकंड में पूरा करना है। उसके बाद 800 मीटर की रेस होती है जिसको मेल को 3 मिनट 45 सेकंड में और फीमेल को 4 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना है। तीसरा लॉन्ग जंप होता है जिसको मेल को 3.5 मीटर तक करना है और फीमेल को 3 मीटर का क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। और लास्ट में है शॉर्ट पुट जो कि 4.5 मीटर तक फेंका जाना है। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी की एलिजिबिलिटी थी। अब एलिजिबिलिटी को देखने के बाद हम बात करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो 3 अगस्त जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, यूपीएससी ने डिसाइड किया है कि 3 अगस्त 3 अगस्त 2025 को आपका एग्जाम होगा। पेपर 1 और पेपर 2 उसी दिन होंगे। पेपर 1 10 बजे से 12 बजे तक, पेपर 2 2 बजे से 5 बजे तक, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पेपर होगा। तो अगर हम बात करें एग्जाम के पैटर्न की, तो पहले हम पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो एग्जाम किस तारीख को है? 3 अगस्त को आपका एग्जाम है, 3 अगस्त 2025 को। इसी दिन 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। ये फर्स्ट स्टेज है एग्जाम का। एग्जाम का क्या है? फर्स्ट स्टेज है। तो आप पूछेंगे कि एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं? तो एग्जाम के टोटल 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज में रिटन एग्जाम होगा, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 आएगा। सेकेंड स्टेज में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और थर्ड स्टेज आपका इंटरव्यू का होगा। तो पहला स्टेज क्या हो गया? रिटन एग्जाम। पहला स्टेज क्या हो गया? रिटन टेस्ट, जो कि टोटल 450 नंबर का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 450 मार्क्स का पेपर होता है। तो ये कैसे होता है?
जो पेपर 1 होता है वो MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 125 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं इसमें? 125 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन सही मार्क्स का, 2 नंबर का, तो 125 इंटू 2 यानी 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। और निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 होती है। निगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3, यानी एक गलत हुआ तो -0.66 मार्क्स आपके कट जाएंगे। और जो टाइमिंग होती है वो 10 to 12 है। ये था पेपर 1, MCQ बेस्ड 125 क्वेश्चन, 250 मार्क्स, निगेटिव मार्किंग 0.66। अब पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। तो पेपर 2 हमारा 2 बजे से 5 बजे तक होता है, 2 to 5 PM, सेम डे। ये भी 3 अगस्त को ही होगा, 3 अगस्त। उसके बाद इसमें पार्ट 2 होते हैं जिसमें एसे आता है और कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसका सिलेबस हम आगे देखेंगे। तो मेन है एसे, प्रेसे, कॉम्प्रिहेंशन, आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग और ग्रामर। ये टोटल जो होता है 200 मार्क्स का होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज जो है आपका पेपर 1 और पेपर 2, ये आपका कंप्लीट हो गया 450 मार्क्स का। अब हमने जब पेपर 1 देखा, ये पेपर 1 था। अब पेपर 1 का सिलेबस भी हम साथ साथ देख लेते हैं कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है। पैटर्न तो हमने समझ लिया कि MCQs बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब हम सिलेबस देखते हैं। तो पेपर 1 में जो सिलेबस है वो 6 पार्ट में बटा हुआ है। तो पेपर 1 को कहा जाता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। क्या कहा जाता है? जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। उसमें पहला पार्ट है जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी, उसमें क्या क्या पूछा जाता है आपसे? लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाएगी और डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा। तो इस सब को फॉलो करने के लिए या तो आप एस चांद की किताब पढ़ सकते हैं या RS अग्रवाल की बुक सेल्फ स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है पेपर 1 का जनरल साइंस। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? साइंस की जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा, बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछी जाएगी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, बायोटेक के बारे में पूछा जाएगा और इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में पूछा जाएगा। मतलब साइंस के जो नए नए आयाम निकल रहे हैं, नई नई डेवलपमेंट्स जो हो रही है साइंस के फील्ड में, उनके बारे में आपसे बात की जाएगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है हमारे पास? क्लास 6 से लेकर 10 तक की NCERT साइंस की। तीसरा पार्ट है पेपर 1 का हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। इंडियन हिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा? सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट जो है इंडियन हिस्ट्री का, और नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट पूछी जाएगी। तो हिस्ट्री को अगर आप खुद से कंप्लीट करना है तो आपके लिए जो सबसे अच्छा सोर्स होगा वो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की NCERT हिस्ट्री की बुक। फोर्थ पार्ट जो है पेपर 1 का वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का हो और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हो। तो हमें किस किस डायमेंशंस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। कल्चर, म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, इंडस्ट्री, ग्लोबलाइजेशन और डेवलपमेंटल इशू। ये 6 से 7 डायमेंशंस हैं जिसको जब भी आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो इन सारे न्यूज़ को जो इन सारे डायमेंशंस में आते हैं उसको कवर करने की कोशिश करनी है। और जो सबसे अच्छा जो हमारे पास रिसोर्स होगा करंट अफेयर का, वो और कुछ नहीं बल्कि एक अच्छा न्यूज़पेपर होगा। अब वो आप अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो द हिंदू पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वां पार्ट वो है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो इंडियन पॉलिटी में आपको पॉलिटी की बेसिक चीज़ें के बारे में पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा और सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में पूछा जाएगा। सिक्योरिटी इश्यूज हमारे लिए हमेशा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा एग्जाम का, क्योंकि हम पैरामिलिट्री
फोर्सेस में जा रहे हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे एनर्जी की सिक्योरिटी हो, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, चाहे एनवायरनमेंट सिक्योरिटी हो। सिक्योरिटी के कई सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, तो आपको उन सारे डायमेंशंस पर फोकस करना है। उसी तरह ह्यूमन राइट्स पर भी आपको फोकस करना है। तो अगर पॉलिटी के सोर्सेस के बारे में बात करें तो पॉलिटी का सबसे अच्छा सोर्स आपका इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, और दूसरा जो बुक है पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11th की जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और क्लास 11th की ही पॉलिटिकल थ्योरी। ये क्लास 11th की 2 NCERTs हैं, वो पढ़नी है आपको, और एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है। उसी तरह जो लास्ट पार्ट है पेपर 1 का, वो है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इसमें हमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, इसमें हमें सोशल ज्योग्राफी पढ़ना है, और इसमें हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल फिजिकल इकोनॉमिक तीनों ही ज्योग्राफी के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमारे पास जो सबसे अच्छा सोर्स होगा वो होगा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की NCERTs और एक अच्छा एटलस। उसी तरह इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इकोनॉमी के लिए हमें बजट और सर्वे तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्लास 12 की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पढ़नी है, और साथ में कोई भी एक टेक्स्ट बुक, जैसे शंकर गणेश की जो एक TMH पब्लिकेशन की बुक आती है, वो काफ़ी पतली बुक है, उसको आप 2 से 3 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 3 अच्छे सोर्स रहेंगे आपके पास इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए। ये था पेपर 1 जिसके 6 पार्ट्स थे। अब हम पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। तो पेपर 1 और 2 एक ही दिन होगा। पेपर 2 200 मार्क्स का होता है, और जो एग्जाम की टाइमिंग है वो 2 बजे से 5 बजे तक। तो पेपर 2 के 2 पार्ट हैं। पार्ट ए, तो पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा आपसे? ऐसे पूछे जाएंगे। कितने ऐसे पूछे जाएंगे? 4 ऐसे। हर एक ऐसे कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का। तो जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 80। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि एसेस के किन किन डायमेंशंस पे आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाएगा, पॉलिटी के बारे में पूछा जाएगा, इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा, सिक्योरिटी के बारे में पूछा जाएगा, और ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछा जाएगा। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे लास्ट ईयर यानी 2024 में एक ऐसे आया था कि ट्राइबल रेजिस्टेंस ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स। तो वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सवाल था। उसी तरह ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो 2024 में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये एक ऐसे आया था, तो वो ज्योग्राफी का ऐसे था। उसी तरह अगर हम पॉलिटी के बारे में बात करें तो पॉलिटी के ऊपर भी कई सारे एसेज आते हैं। जैसे एक ऐसे आया था कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है, डेविएंस है इंडिया में या नेचुरल फॉर्म में पूछा जा रहा है। तो ये जो ऐसे है वो हमारा कल्चरल एस्पेक्ट को कवर करता है। तो अलग अलग डायमेंशंस में आपसे ऐसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद सिक्योरिटी के बारे में अगर बात करें तो सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा ऐसे आया था कि ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट, ये सिक्योरिटी पे ऐसे आधारित था। उसके बाद ह्यूमन राइट्स पे तो ट्राइबल राइट्स के ऊपर भी आपसे हर साल सवाल पूछे जा रहे हैं, वुमेन के ऊपर आपसे हर साल सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इन्हीं 5-6 डायमेंशंस के आसपास ही ऐसे के टॉपिक तैयार होते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ें, एक चीज़ और, जब हम एग्ज़ाम के पैटर्न की बात कर रहे थे तो हमने पेपर 1 और पेपर 2 तो देख लिया, 3 स्टेज का एग्ज़ाम होता है। स्टेजेस ऑफ एग्जाम के बारे में बात करें, स्टेजेस, तो फर्स्ट स्टेज हमने देख लिया जो कि रिटन होता है। कितने मार्क्स का होता है भाई? 450 मार्क्स का, पेपर 1 और पेपर 2। उसके बाद सेकेंड स्टेज हमारा पीईटी होता है। सेकेंड स्टेज क्या होता है हमारा? पीईटी, जो कि क्वालिफाइंग होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और थर्ड स्टेज पे हमारा इंटरव्यू होता है। क्या होता है? इंटरव्यू। ये 150 मार्क्स का होता है। तो टोटल मार्क्स हमारे पास बन गए 600 मार्क्स का पेपर होता है। अब हमने ये देख लिया कि 600 मार्क्स का पेपर होता है। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम जाने कि कितने मार्क्स लाने पर हम पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी कट ऑफ कितना होगा पेपर का। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें
तो ये है कट ऑफ। 2016 में 290 था, 2017 में कट ऑफ बढ़ गया, 316 हो गया, 18 में 282, 19 में 318, 20 में 325, 21 में 325, 22 में 325, 23 में थोड़ा घट गया। तो अगर हम देखें तो कट ऑफ एक बार बढ़ा, एक ही बार कट ऑफ घटा है, बाकी कट ऑफ ऊपर जाते जा रहा है। तो मतलब 325, या आप कह सकते हैं कि अगर आप 350 मार्क्स को टारगेट में लेकर चले, 350 मार्क्स का टारगेट लेकर चले पेपर 1, पेपर 2 इंटरव्यू मिला के, तो आप एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। 350 इज द मैजिक फिगर फॉर यू। तो अगर हम बात करें कि ठीक है 350 इज द मैजिक फिगर फॉर अस, तो हमारे लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा, सेफ स्कोर कितना रहेगा? तो अगर सेफ स्कोर के बारे में बात करें, हमें कितने मार्क्स लाने हैं? हमें कम से कम 350 मार्क्स इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लाना है, ये फिगर। तो पेपर 1 में कम से कम हमें 90 क्वेश्चन सही करने हैं। तो अगर मान लो पेपर 1 में 90 क्वेश्चन हमने सही किए, तो 180 हमारा पॉजिटिव में चला गया, बाकी मान लो हमने 120 ही अटेम्प्ट किए, तो 30 क्वेश्चन हमारे किस में चलेगा? नेगेटिव में। 30 इंटू 0.66, तो लगभग 20 नंबर मान लो आप कि नेगेटिव में चले गए। तो 160 मार्क्स आपके आ गए पेपर 1 में। ठीक, पेपर 2 में एवरेज आपको लाना है, पेपर 2 में एवरेज आपको लेके चलना है 110। तो पेपर 1 में 160, पेपर 2 में 110 का टारगेट कम से कम रखना है। बहुत हाईफाई टारगेट नहीं रख सकते, पर 110 का टारगेट बहुत इजीली अचीवेबल है पेपर 2 में। तो 270 आपके यहां से बन गए। इंटरव्यू में आपको 90 मार्क्स का टारगेट लेकर चलना है। कितना? 90। तो पेपर 1 में टारगेट कितना रखना है? 160 का। पेपर 2 में टारगेट कितना रखना है? 110 का। इंटरव्यू में टारगेट रखना है 90 मार्क्स का। तो आप जो है 360 के मैजिकल फिगर तक आराम से पहुंच जाएंगे। हमें लाना 350, 360 में आपको कोई भी सर्विस जो भी आपकी प्रेफरेंस रहेगी, चाहे CISF हो, चाहे BSF हो, चाहे CRPF हो, आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये आपका एवरेज और सेफ स्कोर माना जाएगा। अब सेफ स्कोर तो हमने देख लिया, तो एक चीज और देख लेते हैं कि पेपर 2 में कैसे कैसे मार्किंग होती है, एवरेज स्कोर। तो पेपर 2 में जो एवरेज स्कोर स्टूडेंट्स को मिलता है वो 95 मिलता है। तो हमारा टारगेट इसमें बस 15 से 20 नंबर ऐड करना है, प्लस माइनस आप टारगेट मान के चलो कि एवरेज स्टूडेंट्स हमें बस और बस 20 नंबर ही ज़्यादा लाना है पेपर 2 में, ज़्यादा हाईफाई नहीं। तो जैसे ऐसे के बारे में बात करें, तो ऐसे में 20 नंबर का एक ऐसे होता है, तो लोगों को 8 से 9 नंबर ऑन एन एवरेज मिलते हैं, मतलब 36 नंबर ऐसे में मिलता है। एवरेज में बात कर रहा हूँ, कैसे मार्किंग होती है। आर्गूमेंट्स में भी 20 में से 9 नंबर मिलते हैं, 2 आर्गूमेंट होता है तो 9 दूनी 18 हो गया। रिपोर्ट में 10 में से 4 नंबर मिलते हैं, 2 रिपोर्ट लिखने आते हैं तो उसमें आपको 8 नंबर मिलेगा। प्रेसे राइटिंग 6 नंबर मिलेंगे, एक प्रेसे आता है। पैसेज में भी 8 से 9 नंबर मिलेंगे, 20 में से तो 9 नंबर आएंगे। ग्रामर में आप 25 में से 15 नंबर ला सकते हो। तो एवरेज जो आता है एवरेज स्टूडेंट्स को वो 95 आता है। तो आपको टारगेट रखना है कि मुझे एवरेज से 20 नंबर ऊपर ले जाना है, इतना है टारगेट। 110, 115 नंबर आपको 110 या 115 नंबर आपको पेपर 2 में लाना है, ये टारगेट लेकर चलना है। अब हमने एवरेज मार्क देख लिया, सेफ स्कोर देख लिया, तो अब हम बात करते हैं आखिर में कि किस किस सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर पेपर 1 के बारे में बात करें तो पेपर 1 में पॉलिटी में 10 हमेशा 15 सवाल आसपास आएंगे ही आएंगे। तो पॉलिटी इज द नंबर 1 सब्जेक्ट टू फोकस अपॉन। दूसरा है ज्योग्राफी, उसमें 20 सवाल आते हैं, ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ता ही जा रहा है। क्लाइमेट चेंज हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, बिल्डिंग्स कोड हो गई, ईज ऑफ लिविंग हो गया, ये सारे टर्म्स आपके ज्योग्राफी के अंदर ही आने लगे। साइंस लो हैंगिंग फ्रूट है, उसमें 20 सवाल आएंगे, और मैथ जो है उसमें से कम मैथ और रीजनिंग में 18 सवाल आपके आएंगे। तो ये 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी एक्यूरेसी भी हाई है, इनकी एक्यूरेसी भी हाई है।
एक्यूरेसी इज हायर, तो आप इस पर कम टाइम देकर अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस इन 4 सब्जेक्ट्स पे आपको करना है। और उसके बाद आपको करंट अफेयर, इकोनॉमी और हिस्ट्री, हिस्ट्री में 12 से 15 नंबर आते हैं, इकोनॉमी के 11 सवाल आएंगे और करंट अफेयर के 10 सवाल आएंगे। तो अगर टाइम कम है, अगर आपको फोकस्ड और स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है, तो मेरी सलाह आपको यही है कि आप इन चारों फोकस जो एरियाज हैं उस पर ज़्यादा काम करें और उसके बाद इन 3 सब्जेक्ट्स पे काम करें। तो अब लास्ट फेज जो हमारा टॉपिक है, हमने आपके साथ 150 डेज का प्लान शेयर किया है। इस प्लान में आपको बताया गया है कि कैसे कैसे आपको हर एक सब्जेक्ट्स को कवर करना है। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सिलेबस को कंप्लीट करें, सिलेबस को कंप्लीट करें टाइम बाउंड मैनर में। आपके 3 रिवीजन होने चाहिए। कितने रिवीजन होने चाहिए? 3 रिवीजन इज मैंडेटरी। आपको PYQ सॉल्व करने हैं। कितने PYQ? लास्ट 10 ईयर्स के PYQ, लास्ट 10 ईयर्स के PYQ सॉल्व करने हैं और एसे राइटिंग पर फोकस करना है। एसे राइटिंग जितनी करेंगे उतना ही आपका एसे राइटिंग में मार्क्स आएगा, उतना ही अच्छा आप आर्गुमेंट लिख पाएंगे और उतना ही अच्छा आप रिपोर्ट राइटिंग भी कर पाएंगे। तो जो लास्ट है हमारा लास्ट पार्ट इस टेस्ट का, इस वीडियो का, वो यही है कि रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, PYQ लास्ट के 10 ईयर्स सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट लिखिए। मॉक टेस्ट में क्या होगा कि आप अपनी कमजोरियों से रूबरू होंगे, अपनी कमजोरियों के बारे में आपको पता चलेगा और उस कमजोरी को आप प्रिपरेशन के दौरान कंप्लीट तरीके से कम कर सकते हैं, उससे पार पा सकते हैं। वो एक कहावत है ना, वो कहता है कि द मोर यू स्वेट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन द लेस यू ब्लीड इन द बैटल फील्ड। तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत अपनी तैयारी के दौरान करेंगे, अपने प्रिपरेशन के दौरान करेंगे, उतनी ही कम दिक्कत आपको एग्जाम में होगी। तो रिवीजन पे फोकस करिए, PYQ पे फोकस करिए, मॉक टेस्ट पे फोकस करिए। तो इसीलिए हमने आपके साथ ये नोटिफिकेशन आज साझा किया। नोटिफिकेशन क्या है आप समझ लीजिए। अगर एक एनेक्डोट से बात करें तो जो रोल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए निभाया था महाभारत के युद्ध में, वही रोल नोटिफिकेशन आपका एग्जाम के लिए निभाता है। अर्जुन को उस बैटलफील्ड में, महाभारत के वार में जब भी डायलेमा हुआ, जब भी शंका हुई, उसने हमेशा कृष्ण की तरफ मुंह करके देखा कि बताइए प्रभु, मुझे ये दिक्कत आ रही है कि सामने जो लड़ रहे हैं वो मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, उनके खिलाफ मैं अस्त्र कैसे उठा सकता हूँ। तो भगवान ने पूरी गीता उनके लिए पढ़ी, उनके लिए लिखी, उनको बताई। तो ठीक उसी तरह एग्ज़ाम के किसी भी फेज़ में, एग्ज़ाम की तैयारी के किसी भी चरण में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है नोटिफिकेशन। उसके बाद आप सिलेबस देखिए जो कि नोटिफिकेशन का ही पार्ट है, और उसके बाद आप PYQs देखिए, स्टैटिक बुक को कवर करिए और लास्ट में जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सके उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। सो आई होप दिस लेक्चर विल कवर ऑल द डायलेमाज, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर्स। आपके पास 150 दिन का टाइम है, इसका बहुत ही ऑनेस्टी के साथ यूटिलाइज करिए और यकीन मानिए अगर आपने ये 150 दिन बहुत ही ईमानदारी से एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दिया तो आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो हमारे शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।